नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेके आया हूं, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों एक बार पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और इससे आपको परीक्षा में दोस्तों काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो हमारे चैनल से रिलेटेड आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 13। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन खुल के आ गया। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या करें, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है। ओजोन परत दोस्तों जो होती है उसकी मोटाई को नापने की जो इकाई होती है दोस्तों, वो कौन सी इकाई से ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। डेसिबल, डाप्सन इकाई, पास्कल, वेबर। दोस्तों आपको बता दें कि ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई होती है क्या होती है, डाप्सन से इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल दोस्तों ध्वनि की माप के लिए, ध्वनि प्रदूषण की माप के लिए किसका यूज करते हैं, डेसिबल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कर रहा है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पूरी उम्मीद है दोस्तों कि सीटेट एग्जाम जो ऑनलाइन पेपर होगा आपका पूरा उसमें पूछे जाने की पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि रेड डेटा बुक में सम्मिलित है सुभेद जीव, विलुप्त हो रहे जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी। दोस्तों आपको बता दें कि रेड डेटा बुक जो होती है ऐसे जीवों को ऐसा उसमें कौन कौन से जीव सम्मिलित होते हैं, जो सुभेद जीव होते हैं, बड़े मुश्किल से प्राप्त होने वाले जीव, विलुप्त हो रहे जीव, गायब हो रहे जीव और आपत्तिग्रस्त जीव जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा कि ये सभी सुभेद जीव, विलुप्त हो रहे जीव और आपत्तिग्रस्त जीव सभी रेड डेटा बुक में शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड है, क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, नहीं करता है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला। दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो कि कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, तो कौन सा है, सौर ऊर्जा है। मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है, जिसके इसी सूर्य के प्रकाश में दोस्तों जो पौधे होते हैं या पत्तियां होती हैं अपने भोजन का निर्माण भी करती हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, तो सौर ऊर्जा होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखिएगा क्या कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल कहलाती है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ठंडी परत जो होती है वो क्या कहलाती है, आयन मंडल कहलाती है। दोस्तों आपको बता दें कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है कि क्षोभ मंडल कहलाती है। ठीक है, तो जो पृथ्वी तल से सबसे नज़दीक होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा कि अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है। SO2 तथा NO2, CO तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, धूल तथा O3। दोस्तों आपको बता दें कि अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 जो होता है दोस्तों, इन दोनों के वृद्धि के कारण ही क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा कि क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2002 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। दोस्तों जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2002 है उसके अनुसार जो पर्यावरण अध्ययन है दोस्तों, उसको किस कक्षा के समूह में स्थान दिया गया है। पहली दूसरी कक्षा में, छठवीं से 8वीं कक्षा में, तीसरी से 5वीं कक्षा में, 9वीं से 10वीं कक्षा में। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसका राइट जवाब क्या होगा कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन
को किस कक्षा में स्थान दिया गया है? तो तीसरी से 5वीं कक्षा में स्थान दिया गया है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, सभी जितने क्वेश्चन है इसमें सभी बेहतरीन है, सभी के पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्या करा है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, पश्चिम घाट व नीलगिरी, हिमालय और उत्तरी घाट। तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो आपको बता दें कि पश्चिमी घाट और नीलगिरी जो पहाड़ियाँ दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल और नीलगिरी की पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल, 15 जून। तो आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून का जो दिन है दोस्तों उसको विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और अक्सर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि 2018 की पर्यावरण जो थीम थी दोस्तों क्या थी? तो क्या थीम थी? पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से क्या किया जाए? मुक्त किया जाए दोस्तों। प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने का जो थीम था दोस्तों 2018 का थीम था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, सजीवों में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। 573 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 746 किलो कैलोरी। तो आपको बता दें कि सजीवों में जो ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें 673 किलो कैलोरी जो होती है ऊर्जा वो क्या होती है? अवमुक्त होती है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, पढ़िएगा। 10वां क्वेश्चन है कि बाढ़ से समूवित जो पौधे होते हैं मर जाते हैं, क्योंकि जो समूवित पौधे होते हैं वो बाढ़ के कारण मर जाते हैं, क्यों? पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में शोषण रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधों से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों बाढ़ से समूवित पौधों के मर जाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मूल में जो शोषण होता है शोषण ही रुक जाता है। शोषण रुक जाने के कारण क्या होते हैं? पौधे क्या होते हैं? मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा कि मूल में शोषण रुक जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, क्या करा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है दोस्तों, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, हांगुल के लिए। तो आपको बता दें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा कि एक सींग वाले गैंडे के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि सागरी जो खरपतवार होते हैं महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं दोस्तों। जो सागरी खरपतवार होते हैं किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? क्लोरीन के, आयोडीन के, ब्रोमीन के, लोहा के। तो आपको बता दें कि जो सागरी खरपतवार होते हैं सबके इसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं आयोडीन की। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। दोस्तों आयोडीन से की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेगा रोग भी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो मोनाल दोस्तों एक क्या है? राज्य पक्षी है, ठीक है। कहाँ का? उत्तराखंड का एक राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है, ठीक है। ये उत्तराखंड के अतिरिक्त कहाँ का राज्य पक्षी और है? तो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी मोनाल ही है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या करा है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जो है जल से घिरा हुआ है? 60%, 71%, 77, 80%। तो पृथ्वी की सतह का कितना परसेंट भाग जो है वो जल से ढका हुआ है? तो 71% भाग जो है पृथ्वी का किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की दोस्तों श्रृंखला चल रही है, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बिना समय गवाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी करना, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों कि पर्यावरणीय मतलब पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक, ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन किया जाए, ताकि पर्यावरण का, समाज और ग्रामीण का भी विकास हो। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा क्वेश्चन का कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्या कर रहा है कि चिपको आंदोलन के जनक जो गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था। दोस्तों चिपको आंदोलन था, इसमें वृक्षों को चिपक के दोस्तों वहाँ के महिलाओं ने विरोध किया, और जब पेड़ कटने लगा तो वहाँ महिलाएं क्या थी, पेड़ से चिपक गई और काटने का विरोध करने लगी कि पेड़ों की कटाई न किया जाए। तो चिपको आंदोलन के जो जनक थे दोस्तों गौरा देवी, वो कहाँ की रहने वाली थी, मतलब किस गांव से, उत्तराखंड के किस गांव से उनका संबंध था। तो रेडी गांव, मानमती गांव, हाट गांव, थीरपाक। तो आपको बता दें कि चिपको आंदोलन के जनक तो गौरा देवी थी दोस्तों, और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन की जनक जो गौरा देवी थी वो किस गांव से संबंधित थे, तो रेडी गांव से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ, टामोग्राफ। तो आपको बता दें कि भूकंप की तरंगों को निरूपित किसके द्वारा किया है, सिस्मोग्राफ द्वारा निरूपित करता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट जवाब होगा कि सिस्मोग्राफ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा कि इस्माग जो होता है, धुआं जो होता है दोस्तों, धुआं जो बनता है किसका किसका मिश्रण होता है। धुआं तथा कोहरे से, कोहरा तथा NO2 से, वाष्प के संघनन से, धुआं तथा कार्बन डाइऑक्साइड से। दोस्तों आपको बता दें कि इस्माग या धुआं जो होता है किसके मिश्रण से बनता है, धुआं तथा कोहरे के से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा धुआं तथा कोहरा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से रबी की फसलें कौन सी होती हैं। रबी की फसल इसमें से कौन सी है, धान, चना, मक्का, धान, गेहूं, मक्का, चना, गेहूं। दोस्तों आपको बता दें कि रबी की जो फसल है दोस्तों, इसमें से इसका राइट जवाब क्या होगा कि चना और गेहूं जो होती है क्या होती है, रबी की फसल होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कर रहा है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन से है। कौन सा ग्रह ऐसा है दोस्तों इसमें से जो कि सूर्य के सबसे पास में होता है। और ये चीज़ दोस्तों पूछता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो आपको बता दें कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन दिया है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा होता है, तो बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह होता है। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित है, इसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा अपनाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपके देता हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि इसका राइट जवाब क्या होगा कि निरीक्षण विधि की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िएगा कि क्या इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम की दोस्तों कभी पूछ लेता है कि इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो दोस्तों या सुपर एट हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। दोस्तों जो इसकी राइट परिभाषा है वही है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ए इसका राइट जवाब है।
कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संस्कृत तंत्र जो होता है वही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने वाले का सबसे बड़ा लाभ। दोस्तों मानव विकास जब हुआ इसमें दो पैरों पर चलने वाले का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य करते हैं, अधिक तेज चलना। तो इसका राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा कि हाथ जो होते हैं स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। चिपको आंदोलन दोस्तों अभी ऊपर था कि चिपको आंदोलन जो हुआ था वो उसकी जो जनक थी दोस्तों गौरा देवी, उनका संबंध किस ग्राम से था, तो आपको बताया गया कि वहाँ की रैडी गांव से। और चिपको आंदोलन के दोस्तों जो प्रणेता थे वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सेकंड दोस्तों राइट जवाब हो जाएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा जो थे चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से इन वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जाए वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों।